स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तर प्रदेश दौरे का रविवार को दूसरा और आखिरी दिन रहा। इस दौरान उन्होंने आगरा में चिकित्सक का सम्मेलन में शिरकत किया और वहीं इस कार्यक्रम में सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। चिकित्सक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि चिकित्सकों को इस धरती पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी जाती है और उनका साक्षात स्वरूप कोरोना काल में देखने को मिला है, जब चिकित्सक अपनी परवाह किए बिना दूसरे लोगों को बचाने निकल पड़े। अब ये महामारी नियंत्रण में आती दिख रही है। तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तर प्रदेश में दूसरा दिन था और आज ही उनका दौरा खत्म हो गया है और इस दौरान उन्होंने आगरा में चिकित्सक सम्मेलन कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन में शिरकत की, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में सीएम योगी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। कई पदाधिकारी मौजूद थे। चिकित्सक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कई बातें कही हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, भारत सरकार के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर चुका है। 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन। आज हमारे पास 2 लाख L1, L2 और L3 फैसिलिटी के बेड्स मौजूद हैं, जिसके माध्यम से हम कोरोना के या किसी भी इस प्रकार की आपदा में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। 6 करोड़ 75 लाख के आसपास टेस्ट हम लोग वर्तमान में कर चुके हैं प्रदेश के अंदर। आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो रहा है। 552 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित करने जा रहे हैं। चाहे वह आगरा हो, हर एक जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, जिनमें से लगभग 300 ऑक्सीजन प्लांट अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित कर चुके हैं और 252 ऑक्सीजन प्लांट को अगले कुछ दिनों के अंदर हम लोग बनाने की पूरी कार्य योजना बना चुके हैं। उनका सिविल वर्क पूरा हो चुका है और उनको बहुत शीघ्र हम लगा करके ऑक्सीजन के लिए किसी भी प्रकार की कोई किल्लत न होने पाए, इसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में की है। हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, आपका जो सहयोग और जिस प्रकार से इस महामारी के दौरान भी हेल्थ वर्कर्स ने काम किया है, वो अत्यंत अभिनंदनीय रहा है। हर कोरोना वॉरियर्स का, हर हेल्थ वर्कर्स का, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन में स्थानीय प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के कार्य किया है, मैं उन सब का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे घर में सब डॉक्टर हैं, इसलिए मुझे पता है कि डॉक्टरों की व्यथा क्या होती है। जीवन और मौत से जूझने वाले को जीवन देने का काम डॉक्टर करता है। कोरोना काल में आप सभी लोगों ने जिस तरीके से मानवता की सेवा की है, उसके आप सभी बधाई और शाबाशी के पात्र हैं। आप सबने मानवता की जो सेवा की है उसे कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, क्योंकि जिस तरह से आप काम में जुटते हैं इसका एहसास बहुत कम लोग कर सकते हैं। 2 कंपनियों को ऑर्डर था, फिर 16 कंपनियों को ऑर्डर दिया गया है और दिसंबर तक 19 कंपनियों को ऑर्डर दे दिया जाएगा। अगले अगस्त महीने में संतोष जी मेरे आंकड़ों को ठीक करेंगे, लेकिन लगभग 20 करोड़ पर मंथ हम डोजेज बनाने लग जाएंगे और दिसंबर महीने तक 135 करोड़ डोजेज बना लेंगे। और आपको जान करके भी खुशी होगी कि कल ही परसों 50 करोड़ डोज लग चुका है। इस बात का हमको खुशी होनी चाहिए। संतोष, आज मुझे खुशी हो रही है कि योगी जी के नेतृत्व में अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, छलांग लगाने वाला, आगे बढ़ने वाला राज्य बन गया। इस बात को समझना चाहिए। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में अपने अच्छे रिजल्ट्स के साथ खड़ा है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में अच्छे रिजल्ट्स के साथ खड़ा है।
अब ये बीमारू नहीं है, ये स्वस्थ उत्तर प्रदेश है, इसको समझना चाहिए। इतने साल हो गए, अब एक डेड वायरस भी किसी सीवेज में मिल जाता है तो भी स्वास्थ्य मंत्रालय को 3 दिन के अंदर खबर कर दी जाती है कि पोलियो का डेड वायरस मिला है। यह स्वास्थ्य विभाग की ताकत को दर्शाता है। समझने वाले समझ। यूपी में चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कमर कस ली है और अपनी रणनीति तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि यूपी चुनाव में बीजेपी नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का टिकट काटने की तैयारी में है और लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस ओर इशारा भी कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर है, लेकिन इसके लिए बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। सभी पार्टियों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार युवाओं पर अधिक भरोसा दिखाने के मूड में है। इसके अलावा बीजेपी नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का टिकट काटने की तैयारी में भी है और इस बात के संकेत अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दे दिए हैं। जेपी नड्डा ने साफ किया है कि विधानसभा चुनाव में कोई व्यक्ति नहीं बल्कि बीजेपी चुनाव लड़ेगी। जिसे भी पार्टी टिकट दे, प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और पदाधिकारी बगैर किसी मनमुटाव के चुनाव जिताने में जुट जाएं। क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में, और उस उत्तर प्रदेश को विकास करने में क्यों कमी रह जाएगी? कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, सही नेतृत्व को मजबूती प्रदान करना जमीनी स्तर पर, ये आपका काम है। आप जब जमीनी स्तर पर मजबूती देंगे तब जाकर के ये सारे नतीजे आएंगे। इसको भी हमको समझने की जरूरत है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 टूक कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट दे उसे चुनाव जिताना संगठन में पदाधिकारियों, सरकार के मंत्रियों और सांसदों की सामूहिक जिम्मेदारी है। अति आत्मविश्वास में ना रहें कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अगर ऐसा है तो जनता के बीच जाने की जरूरत क्या है? आप भी अपने गांव के, अपने ब्लॉक के, अपने जिले के प्रथम सेवक बनने का हमको अपना काम करना है। इसको हमको संभालना है और इसलिए आप इस तरोताजा मन से जाइए, लोगों को राजनीतिक दृष्टि से युक्त कीजिए, उनको ये सारी बातें बताइए और अपने विपक्ष में जो कही गई बातें हैं उसको नोट कीजिए, उसके तर्क ढूंढिए। सच्चाई हो तो उसको भी करने का प्रयास कीजिए। अगर झूठ बोला हो तो उसको काटने का हमको काम करना चाहिए। हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ेंगे। बहरहाल एक बात तो साफ है कि आने वाले यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी किसी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है और पार्टी का एजेंडा साफ है कि जो काम करेगा उसे वरीयता दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव से सवाल किया है कि उन्हें अब्बा शब्द से आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जी भी तो अखिलेश को टीपू कहकर बुलाते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि अब्बा शब्द उर्दू का अच्छा और मीठा शब्द है। अखिलेश को नफरत क्यों है? वो अपने पिता को डैडी बोल सकते हैं जो अंग्रेजी शब्द है। पिताजी तो कहते नहीं हैं, तो अब्बा से उन्हें किस बात पर नफरत है? उन्हें सोचना चाहिए। सिद्धार्थनाथ सिंह ने पूछा कि उर्दू के शब्दों को लेकर उनके अंदर नफरत क्यों आ गई है। अखिलेश यादव को ये बताना चाहिए। समाजवादी पार्टी के बादशाह को अब्बास शब्द से नफरत क्यों है? उनको डैडी कहने में इतराज नहीं होता, पिताजी तो कहते नहीं हैं। और अब्बा शब्द तो एक उर्दू का बहुत अच्छा मीठा शब्द है, मगर डैडी एक अंग्रेजी का शब्द है। उनके पिताजी भी तो उनको टीपू कह के बुलाते हैं। तो ये नफरत क्यों आ गई है उनके अंदर ये उर्दू के शब्द से, ये समझ नहीं आ रहा है। इसके बारे में उनको पता। तो सीएम योगी के अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव को अब्बाजान कहने का मामला सियासी तू में तब्दील होता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के लिए अब्बाजान के शब्द कहे जाने से खफा हैं। इस पर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया और अब सिद्धार्थनाथ सिंह के इस बयान के बाद सपा एमएलसी उदयवीर सिंह का भी बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने सिद्धार्थनाथ सिंह पर पलटवार किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आपत्ति शब्द से नहीं है,
शब्द का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है इससे है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है बताने को, इसलिए वो जबरदस्ती धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए, उल्टी सीधी बहसें समाज में चलाने के लिए शब्दों का उलट पुलट करके प्रयोग करते हैं। और सिद्धार्थनाथ सिंह का तो काम ही ये बचा है, जिस व्यक्ति को निकम्मेपन के कारण अपने विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से हाथ धोना पड़ा, उनका दिन भर काम ही ये है कि इसी तरह की बेमतलब की बहसें चलाना, और जो भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं और उनका मुख्यमंत्री प्रयोग कर रहा है, ये इनके फतेहपुर के जाफरगंज में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है और कई गांवों में जब बाढ़ जैसे हालात बन गए, इसको लेकर इलाके के स्थानीय विधायक और कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर लोगों के साथ जुड़ा हूं। वहीं डीएस एसपी ने बाढ़ इलाकों में ड्रोन कैमरे से हालात पर नजर रख रहे हैं। हमारे गांव में सहमसी मजरे में चारों तरफ से पानी घिरा है जमुना जी का, और जिसमें एडीएम, एसडीएम और कानून गो, नायब तहसीलदार सभी लोग आके देख गए हैं। और इसके बाद देखने के बाद वो यहाँ की स्थिति भांप के नाव की व्यवस्था की थी, उन्होंने गंगौली से नाव भेजी है लेखपाल हमारे विवेक उत्तम ने, तो उसी में आवागमन हो रहा है यहाँ का। और भी कोई सरकारी खाने पीने की व्यवस्था हुई क्या? खाने पीने की व्यवस्था आज यमुना नदी में बाढ़ आने के कारण जिले के सभी अधिकारी, जिला अधिकारी, एसपी, एसडीएम, सभी अधिकारियों के साथ आज गंगौली गांव में बाढ़ पीड़ित और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर गोरखपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव अनीश कन्नौजिया और प्रियंका कुमारी के परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने सरकार, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के ऊपर सवाल उठाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिए जाने के साथ 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के सदस्य को नौकरी की मांग के साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि दोनों ही मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो जब तक शरीर में जान है पीड़ित परिवार के न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, पहला मामला वो अनीश कन्नौजिया जी का है, जिनकी हत्या हुई है और परिवार डरा हुआ है, उनको न्याय नहीं मिला, वो न्याय चाहते हैं। अभी तक 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा था, 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तारी में भी उसके साथ उनको डर है, उनकी जान का खतरा। मैंने तमाम तरह से अधिकारियों से बात की। मैं अब खुद जो यहाँ के एसएसपी पर्सनल जाके मिलूंगा, मैं मिलता नहीं लेकिन आज जाके मिलूंगा, क्योंकि अभी मैं इस घर को भी देख रहा हूँ, वो रो के परेशान है। उन्हीं को टॉर्चर किया जा रहा है, जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ है 302 का, उनसे अब तक पूछताछ नहीं हुई है। उनके विभाग के जो लोग हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, उनसे पूछताछ नहीं हुई, लेकिन पीड़ितों को दबाया जा रहा है। उसके गर्दन पे चोट का निशान है, उसके पैर जो है ना वो जमीन पे टिके हुए हैं, ऐसे सुसाइड नहीं होता। वो बच्ची खुश थी कि उसको एक दिन पहले वो जीती थी और वो आधे घंटे पेपर दे के आई, कैसा डिप्रेशन हो गया। लेकिन हाँ, उस विभाग में पहले 13 साल पहले भी कुछ ऐसा हुआ था। तो हम ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपराधियों को बचाने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ लोकतंत्र है, कानून व्यवस्था है। दोबारा एक हाथरस पहले हो चुका है, ये हाथरस ही है। परिवार को नहीं मिलने दिया गया बच्ची से के सबसे, और उसको जला दिया गया। तो मुख्यमंत्री जी अपने कार्यशैली पे अपने प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। कानपुर में डीजीपी मुकुल गोयल ने पुलिस लाइन में बने पुलिस अस्पताल का उद्घाटन किया। पुलिस कर्मियों के लिए बनाया गया यह अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। अस्पताल में सभी बेड तक ऑक्सीजन पाइपलाइन से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अस्पताल में 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दूसरे उपकरण उपलब्ध हैं। डीजीपी ने कानपुर पुलिस के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूसरे अस्पतालों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं करने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं डीजीपी ने कहा है कि प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता है अपराध होने पर उसे दर्ज किया जाए और उसका जल्द से जल्द खुलासा हो। हर विभाग में, हर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जहां 99% लोग अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रतिशत लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी ड्यूटी का इंजाम सही ढंग से नहीं देते। तो विक्रू कांड जो हुआ उसी की एक परिणति थी, और इस तरह के जो लोग हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं
और उनको सुधारने का एक तो प्रयास होगा, और यदि वो नहीं सुधरते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनको विभाग से बाहर किया जाएगा। आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस को परचून की दुकान में चोरी की घटना का 36 घंटे में खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से पकड़े गए चोरों से 38,000 नकदी समेत माल बरामद किया है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर की पुलिस ने यह कार्रवाई, और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कानपुर से खबर है, बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। फिल्मी स्टाइल में गोली मारकर दंपति को लूटा है। कार सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। मोबाइल पर्स के साथ लाखों के जेवर लूटकर फरार हो गए। हमले में पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। घायल दंपति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडीसीपी सोमेंद्र मीणा ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया है। हम लोग लौट के आ रहे थे अपने मामा के फंक्शन से, तो वही बर्रा बाईपास के पास, प्रताप होटल के पास, जो उधर कूड़ा घर पड़ता है, एक ऐसी वो बड़ी बोलेरो या जिप्सी कोई गाड़ी थी आई, उसने हम लोग को रोका और उसने डायरेक्ट पहला फायर मेरे ऊपर कर दिया जो मेरे हाथ में लगी है, और एक मेरे पीछे भी लगी। उसके बाद फिर मेरे वाइफ जो जितना भी ज्वेलरी पहनी थी उन्होंने सब स्नैच कर लिया। कितना सामान आपका गया? अब सब सामान तो बहुत गया, उसको मैं क्या आपको बताऊँ। फोन वगैरह भी? हाँ, हम दोनों के मोबाइल थे वो भी छीन लिए, बाइक थी, चाबी थी वो भी छीन ली, मतलब जिससे बाइक से जाना पाए। कहाँ रहते हैं आप लोग? और नोएडा में एस ग्रुप ने एस स्टारलिट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और इस दौरान बड़ी संख्या में निवेशक कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि एस ग्रुप की तरफ से एस स्टारलिट नोएडा सेक्टर 152 में बनाया जा रहा है, और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से रेरा की तरफ से रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। एस ग्रुप बायर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए एस स्टारलिट को तैयार कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये नोएडा की तस्वीरें हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है एस ग्रुप की तरफ से। नोएडा में एस ग्रुप ने एस स्टारलिट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में निवेशक कार्यक्रम में मौजूद रहे। एस ग्रुप की तरफ से एस स्टारलिट नोएडा सेक्टर 152 में बनाया जा रहा है, और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से रेरा की तरफ से रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।